नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा म्यांमार के बारे में। म्यांमार में पिछले हफ्ते एक मिलिट्री कू हुआ था। मिलिट्री ने वहां पर सत्ता हथिया ली है और अब पश्चिमी देशों की जो डेमोक्रेसीज हैं वो कह रही हैं कि म्यांमार के खिलाफ हम सैंक्शंस ला सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। अब ये सैंक्शंस जो कि खास करके यूएस लाने की बात कर रहा है, म्यांमार को आइसोलेट कर देंगे, दुनिया से अलग थलग कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी शायद सक्सेसफुल नहीं होगी। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर इस तरह के सैंक्शंस फेल हुए हैं और इनका क्या नेगेटिव फॉल आउट हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध हैं। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और इस एग्जाम का जो कोर्स है वो केवल 18,000 रुपीज में आपको अवेलेबल है ओनली ऑन studiiq.com। तो या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इस कोर्स की ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से इसे अवेल कर सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में कू हुआ था, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही वहां पर मिलिट्री ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम चुनाव में धांधली हुई है ऐसा मानते हैं और इन्हीं के चलते आशंकाएं थी कि कू होगा। मैंने 30 या 31 जनवरी को ही इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि क्या म्यांमार में कू होने वाला है और 1 तारीख को एक्चुअली में कू हो गया और अब पावर किसके हाथ में है? मिलिट्री के हाथ में। उस समय यूनाइटेड नेशंस और कई पश्चिमी देशों के दूतावास ने यह चिंता जाहिर करी थी कि मिलिट्री पूरे मूड में लग रही है कि अपने हाथ में सत्ता वो ले लेगी और एक्चुअली में वैसा ही हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि चाइना ने इस कू पर कोई ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। इनफैक्ट वहां की जो स्टेट रन न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ, उसने तो बस इसे एक मेजर कैबिनेट रीशफल कहा है, जैसे कि कुछ मंत्री बदल गए हों। कू के बारे में तो कोई जानकारी उन्होंने दी ही नहीं है और ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने यह स्टेटमेंट दिया था कि जिनके बीच भी मतभेद है म्यांमार में वो अपने मतभेदों को आपस में मिल बैठकर सॉल्व कर लें, हैंडल कर लें अपने डिफरेंसेस को और देश में शांति बनाए रखें, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखें। यह बात कही है। कू का कोई जिक्र नहीं है, मिलिट्री का कोई जिक्र नहीं है। तो इसीलिए कई ऑब्जर्वर्स को यह भी लगा कि इस तख्ता पलट के पीछे बिहाइंड द सीन्स कहीं चाइना का हाथ हो सकता है। अब यूनाइटेड नेशंस में और सिक्योरिटी काउंसिल में जब पश्चिमी देशों ने म्यांमार के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाना चाहा तो चाइना और रशिया ने उनको ब्लॉक कर दिया। आप जानते ही हैं, जिनके पास वीटो है वो ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी रेजोल्यूशन को। तो चाइना और रशिया बेसिकली म्यांमार को शील्ड कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। चाइना और रशिया के इस हरकत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने 5 फरवरी को एक सख्त स्टेटमेंट जारी किया। किस तरह से? वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने चाइना में अपने काउंटर पार्ट चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करी। एक कर्टसी होती है, जब भी यूएस में नई सरकार बनती है तो नए विदेश मंत्री सबको फोन करते हैं, दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों को। लेकिन इस कॉल पर उन्होंने चाइना के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी रिगार्डिंग उइगुर्स, टिबेटन्स और हांगकांग, और साथ ही साथ म्यांमार में हुए इस कू के बारे में भी। और ये जो कॉन्वर्जेशन है ऑफ कोर्स इतना प्लेजेंट नहीं रहा होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। और इसके बारे में इन्होंने प्रेस में भी जानकारी दी। यूएस में जब भी इस तरह के कॉल्स होते हैं तो प्रेस में जानकारी दी जाती है। तो पहला कॉल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, दो देशों के बीच में टोन को सेट करता है कि किस तरह के उनके रिश्ते रहेंगे। तो डेफिनेटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वो चाइना को इन मामलों में दबाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं हम दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देश अब मिलिट्री रूल के अंडर आ चुके हैं। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार के ऑथोरिटेरियन रूल के अंडर थे। अगर आप 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें तो उसमें आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया रेड है। थाईलैंड को भी ग्रीन रखा गया, यानी कि एक मिक्स्ड डेमोक्रेसी प्लस ऑथोरिटेरियनिज्म का रूल है वहां पर, लेकिन एक्चुअली में मिलिट्री ही वहां पर ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल है। तो ये पूरा क्षेत्र अब चाइना की तरफ, अपनी नेबर, नॉर्दर्न नेबर की तरह हो चुका है ऑथोरिटेरियन रूल के अंडर में। जो अगर आप डेमोक्रेसीज की बात करें तो यहां केवल इंडोनेशिया या मलेशिया ऐसे देश हैं जिनको आप थोड़ा सा अच्छा रैंक मानेंगे जिनका इस इंडेक्स में, और अब एक भारत है। बाकी सारी डेमोक्रेसीज का स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। अब ये सारे ही ऑथोरिटेरियन रूल में जा चुके हैं, तो ये चाइना के लिए एक फेवरेबल स्थिति हो सकती है। पिछले साल थाईलैंड में काफी प्रोटेस्ट हुए थे डेमोक्रेसी को लेकर यंग लोगों के द्वारा, लेकिन अब वहां की जो सरकार है उन सभी यंग लोगों पर क्रैकडाउन कर रही है, सबको जेल में डाला जा रहा है सालों साल के लिए। कंबोडिया में भी पिछले साल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके खिलाफ भी मिलिट्री ने सख्त एक्शन लिया था। लाओस में भी 2019 में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पर भी सक्सेसफुल नहीं रहे थे। बेसिकली इन सारे देशों में डेमोक्रेसी के लिए कोई ना कोई आंदोलन हुआ जिसको कुचल दिया गया। तो बेसिकली अब म्यांमार भी इसी कैटेगरी में शामिल हो चुका है।
लेकिन ब्रह्मा चेलानी जो भारत के एक बहुत ही फेमस स्तंभकार हैं, राइटर हैं, इन्होंने एक आर्टिकल में अब ये लिखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज को म्यांमार को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, डोंट आइसोलेट म्यांमार। और इसके फेवर में वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि आइसोलेशन क्यों गलत हो सकता है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि म्यांमार हमें बताता है कि चाहे किसी देश में डेमोक्रेसी सतही तौर पर आ जाए, वहां पर वो पूरी तरह से नहीं आ सकती अगर ऑथोरिटेरियन लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस ही ताकत में रहते हैं। तो जैसे म्यांमार में जो उनका लोअर हाउस था, जो कानून बनाने का अधिकार रखता है, उसमें 1/4 सीटें तो मिलिट्री के पास थी। तो कोई भी सरकार चुन के आ जाए, वो नया कानून पास नहीं कर सकती बिना मिलिट्री के मदद के। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर पनिशमेंट के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका म्यांमार पर ट्रेड सैंक्शंस लगाता है, तो इससे केवल ये देश खुश होंगे कि हाँ हमने सैंक्शंस लगा दिए, हमने इनको पनिश कर दिया म्यांमार को, लेकिन इससे म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आने वाली। इससे होगा क्या, केवल म्यांमार का जो लिबरलाइजेशन थोड़ा बहुत शुरू हुआ है पिछले 10-12 सालों में, वो धीरे उठ जाएगा और वहां की सिविल सोसाइटी पर इसका असर आने वाला है। क्योंकि देखो, जो रिच क्लास है, जो मिलिट्री पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जीवन पर सैंक्शंस का कोई असर नहीं होता है, उनका जीवन वैसे ही चलने वाला है। असर होगा वहां के मिडिल क्लास पर, गरीब लोगों पर, और इन लोगों का जो सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो थोड़ा रुक जाएगा। साथ ही साथ म्यांमार जो अभी कई डेमोक्रेसीज के साथ अच्छे संबंध बना रहा था, वो इसका एंगेजमेंट पूरी तरह से उलट जाएगा, वो प्रोसेस अब रुक जाएगा। पहले भी यूएस ने जिन देशों में इस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं, वहां पर नुकसान ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ही हुआ है। वेनेजुएला की हालत काफी खराब है, वहां पर सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन अब वहां पर बच्चों की डेथ हो रही है, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑफ कोर्स यूएस गवर्नमेंट, अगर आप एक नजरिए से देखें। दूसरा नजरिया यह भी हो सकता है कि भाई वेनेजुएला की सरकार जिन कारणों से सैंक्शन लगाए गए हैं उन कारणों को हटा दे, तो फिर यूएस ऑटोमेटिक सैंक्शंस हटा देगा, या फिर दुनिया के दूसरे देश सैंक्शन हटा देंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इस सिचुएशन को देखते हैं। अब म्यांमार में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सालों तक सैंक्शंस रखे थे। 2015 में जब वहां पर फाइनली एनएलडी की सरकार बनी थी, उसके बाद सैंक्शंस हटाने शुरू किए गए थे। 2017 में जाकर सैंक्शंस धीरे धीरे हट ही रहे थे कि वो रोहिंग्या वाला इशू आ गया, उसके कारण फिर से सैंक्शंस को रिव्यू किया जाने लगा। अब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी कहा है कि हमने जो अपने सैंक्शंस पहले हटाए थे उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे म्यांमार के इस तख्ता पलट के बाद में। लेकिन अब बाइडेन को यह भी कंसिडर करना होगा कि अगर वो फिर से सैंक्शन लगा देते हैं तो म्यांमार चाइना के नजदीक जा सकता है। चेलानी अपने आर्टिकल में यह भी कहते हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स थाईलैंड के साथ बिजनेस कर सकता है, अच्छे संबंध बना के रख सकता है, तो फिर म्यांमार के साथ क्या दिक्कत है? क्योंकि थाईलैंड में भी तो पावर में कौन है? मिलिट्री पावर में है, और जो वहां के राजा हैं वो तो काफी अनपॉपुलर है। तो सिमिलर सिचुएशन थाईलैंड में भी है जो अभी म्यांमार में हुई है। तो म्यांमार के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। अगर थाईलैंड के साथ आप रख सकते हैं तो म्यांमार के साथ भी रख लीजिए, तो वहां की मिलिट्री ह्यूंता से भी बढ़िया रिलेशंस बना लो। अब यूएस, इंडिया, जापान, ये कई देश हैं जो वियतनाम के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, जबकि वियतनाम में भी कम्युनिस्ट रूल है, और ये सभी देश वियतनाम के साथ अच्छे रिलेशन बना के रख रहे हैं क्योंकि इनको चाइना को काउंटर करना है साउथ चाइना सी वाले एरिया में। तो आप देखिए, फर्क देखिए, जब चाइना के साथ इन्होंने बात करी एंटनी ब्लिंकन ने, तब इन्होंने क्या बात कही थी, और कम्युनिस्ट देश वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब इन्होंने बात करी तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि उम्मीद करता हूं कि अगली बार हम साथ बैठकर खा पी रहे होंगे और वहां पर बातचीत कर रहे होंगे हैनोई में। तो डिफरेंस देखिए आप, जबकि दोनों ही देश में एक तरह से तानाशाही ही है, ऑथोरिटेरियन रूल है, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ जाता है क्योंकि वियतनाम को ये फेवर कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसा वो वियतनाम के साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसा थाईलैंड के साथ बिहेव कर रहे हैं, वैसा ही क्यों ना म्यांमार के जनरल्स के साथ बिहेव किया जाए, क्यों ना उनके साथ भी चाय पानी पे बात करी जाए, चाय पे चर्चा करी जाए। तो इससे यूनाइटेड स्टेट्स म्यांमार के साथ रिश्ते अपने कायम रख सकता है। और इसका उदाहरण जापान है। जापान भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा समर्थक है, लेकिन फिर भी वो म्यांमार की मिलिट्री के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखता है। उनके साथ एक पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है जहां पर जापान म्यांमार की मिलिट्री के ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है, और भारत भी इसी तरह के कुछ संबंध बनाए रखता है। हम भी म्यांमार को काफी मिलिट्री हार्डवेयर सेल करते हैं, तो इससे हमारे भी मिलिट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। जैसे आपको पता होगा कि पिछले ही साल भारत ने सबमरीन बेची है म्यांमार को, वो डील हमारी हुई है। तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर हम नहीं चाहते कि जो अराजक तत्व है नॉर्थ ईस्ट में, जो इंसर्जेंसी है, उसको वो बढ़ावा दें, और इसीलिए हम म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। अब अमेरिका का जो अप्रोच है म्यांमार की तरफ, वो कई दशकों तक केवल ऑंग सैन सूची पर फोकस था। अब ऑंग सैन सूची इतने बड़े देश में केवल एक पॉलिटिकल फिगर है। ऐसा नहीं है कि केवल वो ही म्यांमार को रिप्रेजेंट करती हैं, कल को कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी आ सकती है। लेकिन 2010 तक यूएस का यही फंडा था कि ऑंग सैन सूची घर में नजरबंद है, इसीलिए हम सैंक्शन लगा के रखेंगे म्यांमार पर। 2010 में
बराक ओबामा ने भारत का क्रिटिसिज्म किया था कि भारत म्यांमार के साथ रिश्ते बनाए रख रहा है। तब वहां पर मिलिट्री जनरल्स का रूल था कि भारत कैसे एक ऐसे देश के साथ रिश्ते बना सकता है जहां पर कंप्लीटली ऑथोरिटेरियन रूल है। लेकिन 2 साल बाद ही ओबामा ने खुद अपनी पॉलिसी रिवर्स कर दी और खुद जाकर म्यांमार विजिट करके आए थे। हालांकि 2011 में वहां की मिलिट्री ने घोषणा कर दी थी कि हम चुनाव करवाएंगे और धीरे धीरे डेमोक्रेसी लाएंगे, तो ये उसके बाद की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहली बार कोई यूएस प्रेसिडेंट म्यांमार गया था। 1980 के दशक से ही यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैंक्शन लगा रखे थे म्यांमार पर, उसके कारण हुआ क्या था, म्यांमार पूरी तरह से चाइना की तरफ शिफ्ट कर गया। चाइना एक डोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था म्यांमार का इन सालों में। लेकिन 2011 आते आते म्यांमार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। एक डैम था माइटसोन डैम जो बन रहा था चाइना की मदद से, उसको बनाना कैंसिल कर दिया इन्होंने। चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था म्यांमार के लिए, और यहीं से म्यांमार की डेमोक्रेटिक ओपनिंग भी बताई जाती है। मतलब डेमोक्रेसी की घोषणा भी उन्होंने करी दी थी, और ये भी एक इंपॉर्टेंट उसी समय में इवेंट था। फिर अगले साल ओबामा की विजिट भी होती है 2012 में। तो यूएस पॉलिसी मेकर्स को बेसिकली अब ये कैलकुलेट करना चाहिए कि क्या हमारे सैंक्शंस दूसरे देशों में काम करे हैं या फिर वो सिर्फ चाइना की मदद के लिए बनाए गए थे। क्योंकि जहां पर भी इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं उन देशों में चाइना को मदद मिली है। चाइना उन देशों के सेवियर के रूप में आया है। चाइना उन देशों से अपना ट्रेड बढ़ा देता है। ईरान के साथ भी यही हुआ, रशिया के साथ भी यही हुआ। 2014 में क्राइमियन क्राइसिस के बाद से जब यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, तो रशिया और चाइना जो पहले कॉम्पिटिटर हुआ करते थे नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, वो दोनों अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स साथ में कर रहे हैं। तो ये सब 2014 के बाद हुआ है, जब से यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं। तो इससे हुआ ये कि सब चाइना की तरफ जाकर उसके नजदीक हो गए हैं। तो बेसिकली यूएस के सैंक्शन से फायदा या तो चाइना को हो रहा है, और नुकसान किसको हो रहा है, जो वहां के आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उन देशों के। तो ईरान हो, चाहे रशिया हो या वेनेजुएला हो, सभी देशों में यही देखा गया है। तो सारा बेनिफिट इस सैंक्शन का उठाता है चाइना। अब इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग बताना चाहता हूं। इनफैक्ट ये टॉपिक के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे ही याद आ गया। ये डार्क नाइट नाम की जो फिल्म थी बैटमैन सीरीज की, उसमें एल्फ्रेड बैटमैन को ये बात बताता है कि बर्मा में जब मैं था तो एक आदमी कारवान लूटा करता था, और वो सारा जो हीरे जवाहरात थे वो किसी को देता नहीं था, ट्रेड नहीं करता था, बस वो फेंक देता था। तो उसको पकड़ने के लिए हमने क्या किया, पूरा जंगल जला दिया। तो अभी वेस्टर्न कंट्रीज भी उसी तरह की पॉलिसी फॉलो कर रही है कि केवल एक डकैत को पकड़ने के लिए पूरा जंगल जलाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉलिसी सही है कि पूरा जंगल जला दो केवल कुछ लोगों को पकड़ने के लिए, यानी कि बर्मा के मिलिट्री जनरल्स को डेमोक्रेसी की तरफ पुश करने के लिए क्या सैंक्शंस लगाने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।